सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना संकट में एक और बड़ी समस्या जो है वो भारत में दिखाई देने लगी है और वो समस्या है आत्महत्या की समस्या। इस तरह की बहुत सी खबरें आ रही हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कोरोना से इसका सीधा संबंध है? ये जानना बहुत जरूरी है। क्या कोरोना के चलते कोई ऐसा बदलाव हो रहा है लोगों के भीतर कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं? आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने ब्रिटेन के दो मशहूर मनोचिकित्सक जो है उनको इनवाइट किया है। हमारे साथ है डॉक्टर अशोक जैन। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ है ब्रिटेन से ही डॉक्टर रुपिंदर केलर। आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर रुपिंदर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी 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 नमस्ते। आपको सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल से। नमस्कार। आप मैं कई सारे अखबारों में कई तरह की खबरें इन दिनों भारत में छप रही हैं और उनको देख करके जो है बहुत आश्चर्यजनक भी लगता है। एक घटना मैं बता रहा हूँ। एक IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के सीनियर ऑफिसर, 56 साल उनकी उम्र थी और उनके मन में ये डर अचानक सताने लगा कि वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और वो अपने पूरे परिवार को कोरोना से संक्रमित कर देंगे। और इस डर का नतीजा ये निकला कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि जब उनका टेस्ट किया गया तो टेस्ट जो है नेगेटिव आया, वो यानी उनको कोरोना संक्रमण नहीं था। जब वो जीवित थे तब भी इस तरह की कोई बात नहीं थी कि उनको संक्रमण हो गया हो, लेकिन मन में डर ऐसा पैदा हुआ कि उन्होंने परिवार को बचाने के लिए आत्महत्या कर ली। डॉक्टर जैन, मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिरकार क्या होता है ये स्थिति कि एक व्यक्ति को कोरोना नहीं है, फिर उसको लग रहा है कि वो अपने परिवार को संक्रमित कर देगा, परिवार खतरे में पड़ जाएगा और फिर वो आत्महत्या कर लेता है। क्या कहेंगे आप इस स्थिति? शैलेश जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस आपने दिखाया हम लोगों को। ये अकेला एक ऐसा केस नहीं है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे केस होंगे जो सामने नहीं आ पाए। जब हमारे मन में एक किसी ड्रेडिड का मतलब होता है बहुत भयानक बीमारी का डर बैठ जाए, वो डर हमें मजबूर कर देता है अपने शरीर के अंदर उस बीमारी को खोजने के लिए। थोड़ा सा खांसी होगी, खांसी को सोचेगा कि ये कोरोना है, उसको वो 1000 बार दिन में सोचेगा। जितना ज्यादा सोचेगा उसकी धारणा उतनी मजबूत हो जाएगी कि मुझे तो कोरोना हो ही चुका। इसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियसिस। हाइपोकॉन्ड्रियसिस इसका मतलब है कि शरीर में बीमारी नहीं होती, लेकिन मरीज समझ चुका है कि बीमारी है और ये डेल्यूजनल लेवल पे चली जाती है। अगर इसका साइकाइट्रिस्ट से इलाज ना कराए तो ये ठीक नहीं हो सकती। चाहे आप उसका टेस्ट भी करा ले, नेगेटिव भी है, तब भी वो मानेगा कि मुझे बीमारी हो चुकी है। अब ऐसे में जब किसी को डेल्यूजन बन जाता है कि मुझे ये बीमारी है, और अक्सर ये डेल्यूजन तभी बनता है जब आसपास ऐसा वातावरण फैला हो किसी बीमारी को लेकर कि ये बहुत ही भयानक खतरनाक बीमारी है। पहले इसी तरह की घटनाएं घटी थी HIV को लेकर। तो इस आदमी को जो आपने प्रेजेंट किया, क्लियरली हाइपोकॉन्ड्रियोसिस नामक साइकेट्रिक बीमारी हो चुकी थी कोरोना के डर से, और इस बीमारी का साइकाइट्रिस्ट के साथ इलाज होना जरूरी था, उनकी जान बच सकती थी। और ऐसे अभी हजारों केस इंडिया में और होंगे, हजारों से ज्यादा भी हो सकते हैं, छिपे हुए होंगे। उसको अंदर गिल्ट थी कि मैं तो मरूंगा लेकिन घर वाले ना मरे और घर वालों को बचा। मैं इस पर जानना ये चाहूंगा कि इस तरह की सोच अगर किसी व्यक्ति में है तो घर वालों को या खुद उस व्यक्ति को पता तो चलता नहीं है कि वो बीमार नहीं है, वो कहाँ इलाज करने जाए, घर वालों को भी पता नहीं चलता। तो आखिरकार वो कैसे पहचानेंगे कि ये आदमी किसी मनोरोग का या मानसिक रोग का जो है वो शिकार हो चुका है और इसको एक डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है, यानी कोरोना के इलाज के लिए नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक जो मानसिक बीमारी है उसके इलाज के लिए ले जाने की जरूरत है। शैलेश जी, जैसे ही कोरोना आया था, सभी डेवलप्ड कंट्रीज में साइड बाय साइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम ऑनलाइन और टेलीफोन पर शुरू कर दिया गया था सभी जगह। क्योंकि
इस तरह का डर, इस तरह का माहौल कि शायद ये सदी में सबसे खतरनाक बीमारी अब आई है। रात को लोग उठते हैं, चारों तरफ चिल्लाते हैं कोरोना आ गया, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी कंट्री इसको आगे नहीं जीत सकता। साथ साथ में काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल हेल्प लाइन शुरू ना की जाए, जिसमें घर वाले, मरीज खुद फोन कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन फ्री सर्विस देनी चाहिए, प्रोफेशनल सर्विस देनी चाहिए, क्योंकि इससे मेंटल हेल्थ लोगों की डे बाय डे इतनी खराब हो जाएगी कि हमारे देश को सुसाइड को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं हमारे यहाँ कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ इस तरह के जो है सेंटर शुरू किए गए हैं कुछ साइकेट्री में। एक जैसे मेरे पास है इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ चेन्नई, उसने शुरू किया है। दिल्ली में भी सरकार बार बार कह रही है कि शुरू किया है, लेकिन वहां पर लोग जा तो रहे हैं, बहुत बहुत उतनी बड़ी संख्या में नहीं जा रहे हैं जितनी बड़ी संख्या में जाना चाहिए। मेरे पास एक आंकड़ा है, उसके हिसाब से जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है वहां पर जून तक जो है 2632 लोगों ने कॉल किया, उसमें 2603 को उन्होंने रिप्लाई दिया और ये पाया कि उनमें स्ट्रेस था और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था, डिप्रेशन भी था। लेकिन मुश्किल घर वालों के सामने ये होती है कि घर के लोग वो कैसे पहचाने कि ये आदमी मानसिक रूप से किसी बीमारी का शिकार हो गया है। यस शैलेश जी, इसमें जो कॉमन मेंटल बीमारी निकल के आ रही है उसमें एंजाइटी है, घबराहट है, नींद में परेशानी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहे हैं, डिप्रेसिव इलनेस है, ऑन गोइंग फियरफुलनेस है। ये कॉमन सिम्टम्स है। और अगर हम इनके बारे में टेलीविजन, सोशल मीडिया से गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल बना के इंफॉर्मेशन फैलाई जाए, साथ में जो आप काउंसलिंग सेंटर बना रहे हैं वो हर सिटी में, हर शहर में और हर शहर के 3-4 पार्ट में होनी चाहिए। पर डे छोटे छोटे जो टाउन है यूके में, वहां पे पर डे कई कई हजार फोन आते हैं। अब दिल्ली, मद्रास, ये अकेले पूरे इंडिया को नहीं संभाल सकते। हम चाहते हैं कि टाउन के लेवल पे, सिटीज के लेवल पे बहुत सारे सेंटर्स, फ्री सेंटर्स बनने चाहिए जो कि इन चीजों को डील कर सके, ताकि सुसाइड में ना बदले ये। मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा। एक बहुत ही मशहूर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी फिलहाल जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से वो घर में अकेले रहते थे, हालांकि थोड़ा डिप्रेशन के शिकार वो पहले से भी थे। लेकिन बाद के समय में जब उन्होंने आत्महत्या की, उस समय के बीच में बता रहे हैं कि वो अकेले ही रह रहे थे अपने घर में और उनके साथ कोई और नहीं था। उनके सामने कुछ 2-3 और समस्याएं थी। एक तो उनकी 2 प्रेमिकाओं से उनका अलगाव हो चुका था, एक समस्या ये थी। शायद वो फिल्मों में, फिल्म इंडस्ट्री में भी ये दबाव महसूस कर रहे थे कि अब उनको नई फिल्में नहीं मिल रही हैं। हालांकि 2-3 फिल्में उनकी बहुत हिट हुई थी, उसके बाद भी जो है वो जो सफलता है, और हो सकता है भविष्य में उनको फिल्में मिलती, इसका इंतजार किए बगैर आत्महत्या कर ली जो अब तक की खबरें हैं। तो ये किस तरह की मानसिक बीमारी है और क्या हो सकता है, कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जहां तक सुशांत सिंह की बात है, वहां पे आपने जैसे खुद ही कहा है कि उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स चल रहे थे जिसके कारण उनका, अगर पहले से डिप्रेशन था वो तो और वर्स हो सकता था, ठीक है ना। अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, अगर आप अपने आप को सिर्फ एक एक्टर की तरह ही देखते हो और आपकी आइडेंटिटी उसके हिसाब से ही बनी हुई है। अगर मैं डॉक्टर हूँ और मेरी डॉक्टर की आइडेंटिटी मुझसे ले लें तो मैं भी ऐसे ही महसूस करूंगी कि आगे मैं जिंदगी में क्या करूं। तो मुझे लगता है कि वो सारे फैक्टर्स और प्लस डिप्रेशन ऑन इट्स ओन जो थी, मिल के मुझे लगता है शायद उनका मानसिक संतुलन इतना अच्छा नहीं रहा टुवर्ड्स द एंड, कि जिसके कारण हो सकता है कि उन्होंने आत्महत्या की हो। कोविड के कारण मुझे लगता है वैसे भी हम सब अपने घरों के अंदर रह रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं हम पे कि हम जो नॉर्मल हमारी कोपिंग स्किल्स हैं कि चलो मैं अपने दोस्त के साथ जा सकता हूँ, मैं वहां जाके जिम कर आता हूँ, मैं वहां जाके अपने दादी से मिलाता हूँ, वो बहुत सारी चीजें हमारे पास अब नहीं है।
तो आई थिंक एक वो भी फैक्टर है कि आप अकेले हो और अकेलेपन में आप अपने अकेलेपन को कैसे मैनेज करते हो, वो एक अलग सॉर्ट ऑफ एक फैक्टर होगा उनके उनके मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स में। जो डिप्रेशन की बीमारी ऑन इट्स ओन होती है, जो उनको वो जो बताया जाता है कि वो सफर कर रहे थे, उनमें कुछ चीजें होंगी जो मेन सिम्टम होते हैं। एक ये है कि हर पल आपको उदासी रहती है। नंबर 2 ये है कि आपको किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, और जो चीजें आपको खुशी देती हैं आपका मन करता है कि आप वो भी ना करो, और वो खुशी नहीं देती हैं, ठीक है ना। तो उनकी जिंदगी में जो अगर छोटी मोटी खुशियां थी, शायद उनको उतनी खुशी मिल भी ना रही हो। और आगे के और सिम्टम होते हैं डिप्रेशन के, जिसमें ये होता है कि आप दूसरों से पीछे हट जाते हो, विड्रॉ हो जाते हो, आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि आपका जिंदगी में पर्पस ही क्या है, आपको कोई उम्मीद नहीं नजर आती है। तो वो बहुत ही क्लासिकल सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। अगर वो ऐसा सफर कर रहे थे और बाकी सब चीजें उनके साथ जो हो रही थी, तो उसके कारण उनका सुसाइड करना, मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके से उनके दिमाग में ये चीजें चल रही होंगी। लेकिन अगर आपको या किसी और को ऐसी कोई सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, आपकी फैमिली मेंबर में नजर आ रहे हैं, तो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जरूर जाएं। आप इतने सारे आपने सिम्टम्स अभी बताए हैं, या आपके आसपास में कोई साइकियाट्रिस्ट होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, चीजें सुलझी जा सकती हैं। और अपने फैमिली मेंबर से बात करें, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आप पीछे हटते रहते हो, और आई थिंक फैमिली मेंबर्स को अलाउ नहीं करना चाहिए कि पीछे हट रहा है। आप उनसे और जाके बात करें, उनके कमरे में जाके बात करें, उनसे हर रोज बात करें, कि आप उनसे आप शेयर कर सकें, आप कनेक्ट कर सके लोगों के साथ। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि आप उनको अलग नहीं होने दें। लेकिन डॉक्टर जैनन, मैं आपसे समझना चाहूंगा, डॉक्टर रुपिंदर ने बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन मैं फिर चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा और साफ करें कि जो लोग अकेले रह रहे हैं, या छोटे एक दो लोग परिवार में 1 या 2 मेंबर्स हैं, वो रह रहे हैं एक घर के भीतर, बाहर की दुनिया से एक तरह से उनका संपर्क कटा हुआ है। जो पहले था, संपर्क में रहते थे, फोन पर या व्हाट्सएप पे थोड़ा बहुत संपर्क रहता है, लेकिन जो एक लाइवली संपर्क था, एक दूसरे से जुड़ाव था, वो तो नहीं रह गया है। अब जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर परिवार में 1-2 लोग ही हैं और कोई आदमी डिप्रेशन का या किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गया है, तो उसकी पहचान ही नहीं हो पाती है। मतलब एक तो कि जो बीमार हुआ है उसको तो पता ही नहीं चलता कि मैं बीमार हूँ। उसको पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, बुखार हो, तो वो जाता है डॉक्टर के पास में कि मुझे ये बीमारी है, उसको लगता है कि ये बीमारी है। लेकिन मानसिक बीमारी के साथ समस्या ये है कि जो आदमी रोगी है, जो पेशेंट है, उसको पता नहीं चलता कि मैं बीमार हूँ। वो तो समझ रहा है कि मैं ठीक हूँ, जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। तो और मुझको क्या दिक्कत है, बल्कि उससे कहा भी जाए कि आप चलिए आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं, तो वो मना कर देता है कि नहीं, क्यों, मुझे कौन सी बीमारी है, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, आप क्यों डॉक्टर ले जाना चाहते हैं। तो पहली दिक्कत ये है कि इस समय जब परिवार जो है, परिवार या व्यक्ति आइसोलेशन पे रह रहा है, तो कैसे उसकी पहचान की जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यस शैलेश जी, इसमें 2 पहलू है। पहला तो यह है कि अधिकतर साइकेट्रिक बीमारी में मरीज खुद नहीं पहचान पाता कि मुझे मानसिक बीमारी है। ज्यादातर उसके घर वाले या पड़ोसी उसके व्यवहार में, बिहेवियर में परिवर्तन देखते हैं, चिड़चिड़ापन देखते हैं, या वो सस्पिशियस हो गया, शक कर रहा है छोटी छोटी चीजों पे, रात भर सो नहीं रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, ऐसा लगता है कि उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, कोई आवाजें सुनाई दे रही है और उसको वो रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो ज्यादातर या तो आसपास के लोग, फैमिली मेंबर पिकअप करते हैं बिहेवियर में चेंज, या उसका फैमिली फिजिशियन। अब इंडिया में हुआ यह है कि हिस्टोरिकली मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट किया गया। दुनिया भर में 12% हेल्थ का बजट होना चाहिए मेंटल हेल्थ पे, हमारे यहाँ 0.8%। तो उसके कारण क्या है कि अवेयरनेस बहुत कम है, पब्लिक में भी और मरीजों में भी। और इस अवेयरनेस की वजह से इन लोगों को आज आइसोलेशन के समय में ये एक्सपोज होगी चीजें, ये पे कर रही है सुसाइड के रूप में, और पे कर रही है डिजास्टर स्टेप ले रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, बड़े ले रहे हैं, बूढ़े ले रहे हैं। तो इस समय चाहिए कि एटलीस्ट अवेयरनेस तो बढ़ाएं हम थ्रू सोशल मीडिया, टेलीविजन और न्यूज़पेपर, कि कुछ मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स जो आपने बताए चेन्नई यूनिवर्सिटी से, कि इस समय पैनिक अटैक्स होंगे, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन होगा, फियर होगा, डर होगा। ये हेल्पलाइन है, इस पे तुरंत बात करें, तो उसमें काफी सुविधा हो जाएगी घर वालों को भी और मरीजों को भी।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की डॉक्टर रुपिंदर। मैं आपके सामने एक और केस रखता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सीधे कोरोना से जुड़ा हुआ है। पुणे में 24 साल का एक लड़का जो है वो अस्पताल में भर्ती किया गया। उसको संदेह था कि कोरोना है और उसका कोरोना टेस्ट किया गया, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। इसी बीच वो उस बच्चे ने जो है अस्पताल की तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। अब रिपोर्ट नहीं आई है, सिर्फ संदेह था, संदेह के बिना पर उसको कोरोना की जांच के लिए भर्ती किया गया था, कोई बहुत सीरियस भी नहीं था, उसके बावजूद उसने आत्महत्या कर ली। तो ये क्या कारण हो सकता है और इसको क्या कहें? इस पे भी अगर इस पे आप देखें तो बड़े अफसोस की बात है, सिर्फ 24 साल का कोई बच्चा है जो ऐसे कर रहा है। तो आपको ये होता है कि उसके मन में क्या क्या चल रहा होगा बेचारे के। एक तो ये कि शायद कोरोना हो गया है, ठीक है, कोरोना हो गया है तो इसका मतलब अगर इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है तो ये भी लगता है कि हाँ कोरोना हो गया तो बस मैं तो मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा। तो आप एक तो ये उस उलझन में आप आ जाते हो। दूसरा ये है कि हाँ आपको शायद हॉस्पिटल में है वो, उसको पैसों की तंगी है या आगे से वो महसूस कर रहा है कि तो उसका मसला आ जाता है। कोरोना पॉजिटिव आ गया तो पता नहीं मुझे आइसोलेट करेंगे, कहाँ रखेंगे, अगर मैं मर गया तो मुझे मेरा अंतिम संस्कार तक कौन करेगा। इतने बड़े बड़े लोगों को ख्याल आते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में भी यही हो रहा है कि जब यहाँ पे कोई किसी की डेथ हो जाती है कोरोना के कारण, सिर्फ 2 फैमिली मेंबर को अलाउड है। इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे केस भी सुने हैं जहाँ पे कोई लेने भी नहीं आया उनको, की डर था कि हाँ वो ना कैच कर ले, चाहे पेशेंट मर गए हैं। और प्लस उनकी फैमिली पे आगे क्या असर होगा कि अच्छा अगर एक बंदे को हो गया तो इसका मतलब सारी फैमिली को होगा, सोसाइटी पे क्या असर होगा। तो बड़े सारे आपके मन में ख्याल आते हैं जिसके कारण ये जस्ट बिकॉज आपको कुछ सिम्टम हुए हैं उससे आप ये सोचते हो कि बस मेरा तो खत्म ही हो गया है काम। तो इसलिए कई लोग जो हैं वो बहुत रिएक्टिव तरीके से इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं कि और स्पेशली कल भी शायद इस बारे में बात हो रही थी कि जो आत्महत्या हुआ है वो एक मेल्स में ज्यादा होती है, मर्दों में ज्यादा होती है, और एक एज कैटेगरी होती है कि यंग लोग जो होते हैं, और एक जो कैटेगरी है 45 से 55 से की जो एज रेंज है वहां पे भी ज्यादा होती है। तो इस बच्चे में मुझे लगता है कि शायद इम्पल्सिव था, सोचा कि हाँ बस ये खत्म हो गया तो अपनी जान ले ली, सोचा नहीं कि इसका एक्चुअली ट्रीटमेंट भी है। और मेजॉरिटी लोग जो हैं जिनको ये सिम्टम्स होते भी हैं कोरोना रिलेटेड, 80% जो हैं उनमें कोई खास उनमें बीमारी नहीं होती है। सिर्फ 5% लोग हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है, और वो भी वो लोग हैं जिनकी एज जो है 65 से ऊपर है, जिनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट कंडीशन हैं। तो उनका रिस्क जो है ज्यादा है। जो एक खट्टा कट्टा जवान 24 साल का बच्चा होगा उसमें रिस्क बहुत कम होगा। तो बड़े अफसोस की बात है कि अपनी जान ले ली। लेकिन आई थिंक मुझे दूसरा ये कि शायद जानकारी अवेलेबल नहीं है बहुत सारे लोगों को कि आप जस्ट बिकॉज आपको सिम्टम्स हो गए तो आपको लगता है कि बस खत्म ही हो गया मेरा काम। तो इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है, और लेकिन राइट इंफॉर्मेशन। बहुत सारे न्यूज चैनल्स आ रहे हैं आजकल जहाँ पे आपको इतनी इंफॉर्मेशन हर तरफ से मिल रही है। आप व्हाट्सएप खोलो, आप फेसबुक खोलो, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको हर तरीके से वो चीज ऊपर आपके आ रही है। मुझे लगता है वो ही गलत है। एक सही जगह से इंफॉर्मेशन लो, WHO की साइट है वहां से आप इंफॉर्मेशन लें। लेकिन बाकी सब मुझे लगता है कि नेगेटिव सुन के आपका मन और खराब होता है कि आपको लिमिट करना चाहिए कि आप कितना आप टीवी देख रहे हैं, और बाकी की चीजों में ध्यान भी देना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए अपने आप को। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की डॉक्टर जैनर। डॉक्टर रुपिंदर ने कहा मिस इंफॉर्मेशन की बात, इंफॉर्मेशन की बात। लेकिन जो व्हाट्सएप है जो भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा लोग इसी से जुड़ते हैं। इवन फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत सारी सूचनाएं चलती रहती हैं, और उसमें इंफॉर्मेशन से ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ जो है एक सोशल स्टिग्मा दिखाई दे रहा है। यानी किसी को अगर कोरोना हो गया तो ऐसा देखते हैं कि जैसे वो कोई ऐसी भयानक चीज उसके साथ हो गई है, उसके साथ उससे लोग तुरंत डिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग में, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने ग्रुप में मैं देखता हूँ, किसी को हो गया तो उसके बाद उसके बारे में इतना नेगेटिव फैलाना शुरू करते हैं। उस ब्लॉक की तरफ जिधर वो रहते हैं उधर मत जाइए, और उससे दूर रहिए। वहां पर एक तरह का अलगाव जो है वो दिखाई देने लगता है। तो सबसे बड़ी समस्या आज जो है वो ये कि इससे कैसे लड़ा जाए, जो मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे लड़ा जाए। यस शैलेश जी, पहले तो जो आपने स्टिग्मा वाली बात की, ये स्टिग्मा मेंटली बहुत डेंजरस है।
मेंटल हेल्थ के लिए डेंजरस है। स्टिग्मा हम लोगों के अंदर इंडिया में ये पैदा कर रहा है कि मैं चाहे मर जाऊं, कोरोना का नाम मेरे से ना जुड़े, कोरोना मेरे को डायग्नोज ना हो। तो उनके अंदर इतना पैथोलॉजिकल फियर हो गया टू एक्सेप्ट, फियर ऑफ एक्सेप्टिंग दिस इलनेस, कि मुझे ये इलनेस एक्सेप्ट नहीं करनी, इतनी खतरनाक इलनेस है कि मेरी डेड बॉडी को भी कोई नहीं लेके जाएगा। कॉलोनी में किसी को हो जाए तो लोग उससे दूर भागते हैं, और मेरे कजिन को हुआ, वो जिस सोसाइटी में रहता उस स्टेयर से लोगों ने जाना बंद कर दिया, उसका कूड़ा करकट और ये सारा उठाने को मना कर दिया गया। कितना रिजेक्शन। तो जब उस बीमारी का आपको ऐसा माहौल बना के पेश किया जाए कि ये सदी की सबसे खतरनाक, सबसे डरावनी, सबसे भयानक बीमारी है, उससे जोड़ा जाए तो एक फियर हो जाता है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और ऐसा फियर ज्यादातर 20-22 साल में बहुत बढ़ता है। मैंने एक बच्चे को देखा, उसने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ा था और उसको ऐसा फियर हुआ कि अगर मुझे लाइफ में कभी स्किज़ोफ्रेनिया हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा, और यही हुआ, उसको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। तो ये एक स्टिग्मा इस तरह का मेंटली बीमारी पैदा कर रहा है कि मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है बीमारी। दूसरा जो आपने बताया इंफॉर्मेशन सही जानी, ऐसे समय में सभी कंट्रीज सेंट्रल इंफॉर्मेशन का सिस्टम पैदा करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो भी आएगी इस पॉइंट से आएगी, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी, और ये इंफॉर्मेशन डेली अपडेट होगी। ये वेबसाइट है, और इस इंफॉर्मेशन के अलावा बाकी इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, और उनको डिस्कार्ड और उनको सप्रेस कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे में इंफॉर्मेशन जानलेवा हो सकती है, इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है। तो ये तो एक लीगली गवर्नमेंट को चाहिए कि वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें हेल्थ के एक्सपर्ट डेली अपडेट करें, ये वेबसाइट, ये टेलीविजन और ये टाइमिंग। अदरवाइज इससे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, मेंटल हेल्थ खराब होएगी और कुछ लोग अपनी जान भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो इंफॉर्मेशन के चलते या मिस इन्फॉर्मेशन के चलते जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है डॉक्टर उपेंद्र, उसमें एक बड़ी चीज जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो है फोबिया। लोग एक तरह के फोबिया के शिकार हो रहे हैं और वो उनको काफी परेशानियों में डाल रहा है। उनका जो जितना सोशल कांटेक्ट हो सकता है वो भी खुद खत्म कर ले रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति आ रही है कि फोबिया के चलते भी लोग जो है वो अपने आप को समाज से अलग कर रहे हैं और एक तरह से अपने आप को जो है वो एक गंभीर बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं। ये एक सिंड्रोम जो है वो दिखाई देता है। नहीं, आई थिंक कहीं और भी सुना था, बहुत सारे लोग कोरोना फोबिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इंग्लैंड में भी मैंने देखे हैं पेशेंट जो बिल्कुल बाहर नहीं जाते, इतना डर लगता है कि बाहर जाएंगे अपना बिन भी नहीं बाहर रखने जाते हैं, कि कूड़ा भी जो है वो बाहर रखने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको डर है कि इतने में ही उनको कोरोना कहीं ना कहीं से हो जाएगा। किसी को देखते हैं कि मास्क नहीं पहना हुआ तो उससे घबरा जाते हैं कि अच्छा मैं कैसे जाऊं बाहर, क्योंकि लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। बहुत सारे लोगों को ये चीजें महसूस हो रही हैं। और देखें, जो डर होता है, डर एक नॉर्मल इमोशन है, एक नॉर्मल फीलिंग है। जैसे गुस्सा नॉर्मल है, खुशी नॉर्मल है, उसी तरह से डर भी जो है एक नॉर्मल इमोशन है। लेकिन डर में अगर आप उसको बैलेंस नहीं रखेंगे तो एक एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि लोग बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे हैं, आसपास मिल भी नहीं रहे हैं, तो अगर वो लोग फिर बाहर जाने की कोशिश भी करते हैं तो उनको एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, सांस नहीं आता है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। तो एक ये वाले पेशेंट हमें भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो शायद इंडिया में भी होंगे। तो अगर इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो एक तो ये है कि आप एक साइकियाट्रिस्ट, अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं जो आपको दवाई भी दे सकते हैं और साथ की थोड़ी थेरेपी भी हो सकती है। लेकिन जितना आप अवॉइड करेंगे, डर ऐसा ही होता है कि जितना उसको अवॉइड करोगे उतना वो बड़ा बनता रहेगा, उतना वो आपका जो डर है, इस प्रकार का जो डर है वो उसको इरैशनल फियर कहते हैं, कि जिसका कोई लॉजिक से ज्यादा बढ़ के फियर होता है, ठीक है ना। तो उसको मुझे लगता है कि फिर आपको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है जो आपको दवा भी दे सके और थेरेपी भी दे सके। लेकिन आपके हाथ में कुछ चीजें हैं कि अगर आपको लगता है कि
बाहर जाना है तो आप अपने जो इंस्ट्रक्शन जो आपको सरकार ने दी हुई हैं वो फॉलो करके जाएं, कम भीड़ वाले रास्ते में जाएं जहां पे आपका एटलीस्ट एक्सपोजर तो हो रहा है। घर में बैठे बैठे आपका मन में और डरावने ख्याल आते रहते हैं, आपका एक्सपोजर नहीं होगा तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो कुछ ये चीजें आप थेरेपिस्ट के साथ कर सकते हैं, कुछ ये आप खुद कर सकते हो, आपके हाथ में होती हैं ये चीजें कि ओके मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन मैं मार्केट जाना है लेकिन मैं सिर्फ तब जाऊंगा जब एक्चुअली रश कम होगा, कि आप बाहर तो निकलेंगे, ठीक है ना, या मैं मास्क पहन के जाऊंगा, मैं अपने कपड़े बाहर चेंज कर लूंगा। वो चीजें करें, ना कि बिल्कुल ही घर में बैठे रहें। उससे आपका डर जो है वो कम होगा, वो फोबिया बढ़ने से कम होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात की आपने कि फोबिया इससे कम हो जाएगा, लेकिन एक समस्या और दिखाई दे रही है डॉक्टर जैनर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको नींद नहीं आ रही है, रात में नींद नहीं आती, दिन में भी नींद नहीं आती। पहले वो जो लोग 7-8 घंटे सोते थे, अब वो कह रहे हैं कि उनको नींद नहीं आ रही है। मैं ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ चेन्नई है, उनके सामने जो समस्याएं आई हैं उनमें से एक ये है कि बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि नींद नहीं आ रही। यस शैलेश जी, इसमें सबसे कॉमन जो सिम्टम्स यही पैदा हुआ है कि नॉर्मल आदमी का स्लीप का पैटर्न चेंज हो गया। जो आसानी से रोजाना रात को 9-10 बजे सो जाते थे, वो रात के 2-2 बजे तक जगे हुए हैं, और उससे फिर अगले दिन का सिस्टम चेंज होता है। कल ही मेरे पास किसी का फोन आया, इंडिया से 3 दिन से सो नहीं पाए, और वो कह रहे कि मैं दवाई कोई नहीं लूंगा, नेचुरली कोई मेरे को नींद दिला दे। तो ये नींद ना आने का कारण है कि आपका सोशल आइसोलेशन हो गया। 24 घंटे आप फियरफुल सिचुएशन में जी रहे हैं। सुबह उठे, टेलीविजन खोला तो सबसे पहले कोरोना के आज कितने केस हो गए, कितनी डेथ होगी। फिर दूसरा सुनने को मिल जाता है कोई मेरी फैमिली का जान पहचान का बंदा, उसकी डेथ होगी। अब ये जो फियरफुल सिचुएशन में आपको 24 घंटे रखा गया है, तो सबसे पहले उसमें नींद खराब होती है, और नींद के बाद में फिर आपकी मेंटल हेल्थ के इफेक्ट आने लगते हैं। तो ये फियरफुल फैक्टर आप हटा दें, एक नॉर्मल फ्लू वाला इंफॉर्मेशन फैला दे कि नॉर्मल फ्लू है, जैसे रुपए ने बताया कि केवल 5% को प्रॉब्लम है, तो आदमी अपनी दिनचर्या चेंज कर लेगा। वो खुद ही टेलीविजन नहीं देखेगा, खुद ही डरावनी चीजें नहीं देखेगा। तो यहाँ पे किस तरह का माहौल आपने बना के रख दिया, उस पर डिपेंड है ये। अब ये आपने बात तो बहुत सही कही, लेकिन डॉक्टर रुपिंदर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ जो जिस तरह के पेशेंट्स आए हैं, कुछ एक लिस्ट मेरे पास है कि क्या क्या उनके भीतर आता रहा, जिसमें एक है नर्वसनेस, लोग नर्वस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। उसके बाद फियर ऑफ कॉन्टामिनेशन, मतलब उनको बार बार ये डर लगता है कि जो है वो मैं बस संक्रमित होने वाला। ऐसे भी कुछ मामले आए हैं, कुछ लोगों ने ये बताया है कि वो बाथरूम में जाते हैं, हाथ धोते हैं, फिर बाहर आते हैं और 1-2 मिनट के अंदर फिर जाके हाथ धोना शुरू कर देते हैं। ये अखबारों में बहुत सारी इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि एक घंटे में ही वो कई, मतलब वो 20 सेकंड भी छोड़ते नहीं है। फिर भी एक बार हाथ धोया साबुन से, फिर बाहर आए और फिर जाके थोड़ी देर में फिर धोने लगते हैं, जबकि ना फिर उन्होंने कुछ टच किया है, ना घर के बाहर गए हैं, ना ही किसी से संपर्क में आए हैं। तो एक ये इस तरह के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। एक और एक्सेसिव वरी, बहुत ज्यादा डर, इस तरह की चीजें हैं। तो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि हमको हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो मैं भी व्हाट्सएप पे इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो देखता रहता हूँ। सवाल ये है कि ये क्या चीजें हैं और क्या ये बीमारी है, और अगर ये बीमारी है तो इसका इलाज कैसे किया जाए? देखिए, जैसे आपने कहा था, सबसे पहले आपने कहा कि हेल्पलेस महसूस करते हैं, और कोरोना वायरस के कारण हम सब बड़ा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। सब घर में बैठे हैं, सबके काम काज चेंज हो गए हैं, सबका नॉर्मल कोपिंग नहीं चल रहा है कि अच्छा जिम चले जाओ, खाने पीने को चले जाओ, यार दोस्तों को मिल लो, वो सब चीजें नहीं है। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। हम सब वेट कर रहे हैं कि कब सरकार कहेगी कि अच्छा अब लॉकडाउन इतना कम हो गया, इतने से इतने घंटे बाहर जा सकते हो, इसको मिल सकते हो। और एक तो ये साइड पे चल रहा था, दूसरा ये चल रहा था कि इतनी दफा हाथ धो, इतनी दफा सैनिटाइजर यूज करो, इतने मास्क पहनो। तो वो दोनों चीजों जो थी ना, बहुत स्ट्रेसफुल हैं लोगों के लिए। तो जहां पे आपके पास कंट्रोल छीन जाता है, तो फिर आप कोई ना कोई चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आपका दिमाग जो है चाहता है कि कहीं तो मैं स्टेबिलिटी लेके आऊं अपनी जिंदगी में। तो वहां पे हाथ धोना जो है एक कंट्रोल का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट बन जाता है कि हाँ, मैं अपने हाथ धो लूंगा तो मैं ठीक रहूंगा, मुझे बीमारी नहीं होगी, और वो प्रॉब्लमैटिक बन जाती है। जैसे आपने कहा कि
4-4, 5-5, 10-10 दफा 15 मिनट में हाथ धो रहे हैं कि आपके हाथों के बुरे हाल हो गए, कट लग गए, ब्लीड कर रहे हैं। ऐसे भी केसेस आए हैं हमारे पास कि जहाँ पे ये उनके मन में एक वहम पड़ जाता है, दोबारा दोबारा थॉट आता है कि हाँ मेरे हाथ जो है साफ नहीं हुए, अभी करके आए हैं लेकिन साफ नहीं हुए, तो दोबारा जाएंगे, दोबारा साफ करेंगे। इस बीमारी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, ओसीडी कहते हैं। ये एक साइकियाट्रिक बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है दवाइयों के साथ और थेरेपी के साथ। अगर ये स्टेज आ चुकी है कि आप दिन में 100 दफा हाथ धो रहे हैं और आपके हाथों की बुरी हालत है, तो फिर मैं डेफिनेटली कहूंगी आप इस साइकियाट्रिस्ट को मिलें। लेकिन इतना अगर बुरा हाल नहीं है तो एक तो इन्फॉर्मेशन, पहली बात तो आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए कि हाथ धोने कैसे हैं, जिससे आपको थोड़ा तसल्ली हो कि मैंने सही तरीके से हाथ धोए हैं, कितनी सेकंड्स के लिए हाथ धोने हैं और कितनी बार धोने हैं और कब कब धोने हैं। अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है तो आपको शायद एक खुद ही कंट्रोल और तसल्ली मिलेगी कि हाँ मैंने ये चीजें कर ली हैं। और दूसरा, जैसे पहले भी आप कर रहे थे कि सारा टाइम अगर कोरोना 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 के बारे में सब बातचीत यही करते हैं आजकल, तो वहीं पे आपको फिर आपके मन में भी फिर वही चलता रहता है। जितनी आप अटेंशन उसको दोगे उतना ही वो चीज जो है आपके जहन में बड़ी होगी। तो आपको यू हैव टू लुक फॉर, मुझे होता है आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए और कोई चीजें देखनी पड़ेंगी जहाँ पे आप अपना कंट्रोल जो है वो कहीं और लगा सकें। बहुत सारे लोग आजकल जिमिंग घर में शुरू कर दी है, खाने पका रहे हैं, नई हॉबी सीख ली हैं, लैंग्वेज कोई जुबान नहीं सीख रहे हैं, कोई कढ़ाई का काम कर रहा है। आप वहां पे अपना कंट्रोल लगा सकते हो जो आपके चीज आपके बस में है और उसका कोई नतीजा भी निकलता है। आपने बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई है जहां से आपको खुशी भी मिलती है, ना कि हाथ धो धो के बुरा हाल हो गया, उसका कोई नतीजा भी नहीं मिल रहा। तो इसकी टेक्निक्स हैं डिफरेंट तरीके से मैनेज करने के लिए। टीवी मुझे तो लगता है थोड़ा कम कर देना चाहिए उन लोगों को जहाँ पे इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि कोप नहीं कर पा रहे हैं, इतना हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपना माइंड जो है डाइवर्ट करना चाहिए कि कुछ और करें। एक लोग हैं जो मुझे लगता है जो बिल्कुल रूटीन के बिना हैं, जो सारा टाइम काम पे इतना बिजी रहते थे, रूटीन नहीं रहा अब उनके पास। तो एक घर में एक आप रूटीन बनाएं कि आपके पास अंदाजा हो कि आपने हर घंटे 1.5 घंटे बाद करना क्या है, क्योंकि रूटीन के बिना फिर बंदा बहुत ही खाली दिमाग होता है ना, तो फिर वो वही चीज दोबारा दोबारा सोचता रहता है। तो अगर आपके पास रूटीन है, आप स्टिक करें कि इतने बजे उठना है, मैंने उठना ही उठना है, आपका सोने का वक्त और जागने का वक्त सिमिलर होना चाहिए कि आपका जो नॉर्मल सर्केडियन रिदम कहते हैं, जो नींद का एक रिदम होता है हर बंदे का, वो बना रहे। ठीक है ना। और हर घंटे बाद आप एक कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो जो जिसके कारण आप अपने दिन में भी आप कंट्रोल्ड महसूस करेंगे और फिर आपका दिमाग हर तरफ कोरोना कोरोना नहीं सोचेगा। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर जैनब। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और वो ये है कि जो बहुत सारी आत्महत्याएं हुई है उसमें एक कारण जो सामने आया है वो ये कि या तो लोगों की नौकरी चली गई थी या उनको नौकरी जाने का डर लग रहा था। में इस समय बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है, दुनिया के बाकी देशों में भी हो रहा है, लेकिन भारत में ये बार बार हर रोज सुनाई देती है ये बात कि कोई कंपनी बंद हो रही है या अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है। उसके अलावा कोई 10-12 हजार लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे वो तो कोरोना के बाद भाग कर गाँव चले ही गए, उनमें से ज्यादातर अभी भी लौट नहीं पाए हैं। और इस तरह के बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली है, या ये खबरें वो ये बता रहे हैं कि उनके भीतर ये टेंडेंसी आ रही है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि नौकरी नहीं है, आमदनी नहीं है। यस शैलेश जी, कोरोना का जो दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा पहलू है ये जॉब लॉस, फाइनेंशियल लॉस, और ये वाला पहलू हो सकता है कि पहले वाले पहलू से भी ज्यादा खतरनाक हो सुसाइड के लिए। मेरे को ये लगता है कि आने वाले समय में 6 महीने 9 महीने 1 साल इसमें सुसाइड रेट इंडिया के बहुत 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 बढ़ने वाले हैं। हो सकता है ओवरऑल डेथ सुसाइड से ज्यादा हो, कोरोना से कम हो। इसका मेन कारण यह है कि लोगों के जिनके जॉब चले गए, जिनका फ्यूचर चला गया, उनके अंदर अनसर्टेनिटी पैदा होगी। अनसर्टेनिटी में उसको कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, होपलेसनेस होगी, वो होप ही खत्म होगी। और उनके ऊपर बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के स्कूल जाना है, जो डेली रूटीन के खर्चे हैं वो तो उतने हैं ही जितने पहले थे, और इनकम बिल्कुल होगी बंद। ऐसी सिचुएशन में अगर अल्टरनेट रिसोर्सेज ना दिखाए जाए, इन लोगों को होप ना दी जाए, तो उनके पास केवल सुसाइड के अलावा और कुछ चारा नहीं बचता। जिनके ऊपर ऑलरेडी लोन है, लोन की किस्तें जानी है, उनको अगर आप यह नहीं रास्ता दिखाएंगे कि कुछ समय के लिए आपका लोन सस्पेंडेड है, तब तक उनके लिए
ये सबसे बड़ा एक आपका फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो गया। मेंटल हेल्थ जो पिलर होता है उनमें से एक पिलर होता है आपका डेली जॉब, दूसरा होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और ये आपके दोनों ही चले गए एक साथ तो आपकी बिल्डिंग कैसे खड़ी रहेगी। तो हमको एकदम से गवर्नमेंट को चाहिए अल्टरनेट सिस्टम पैदा करना जिसमें उनको होप दी जाए, जॉब का दूसरा रूप पैदा किया जाए और लोन सस्पेंडेड किए जाए। वही हमारा ह्यूमन रिसोर्स देश को आगे ले जाएगा और उसी ह्यूमन रिसोर्स को हम सुसाइड के रास्ते पे जाने दें तो ये देश के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। तो मेरी उम्मीद है कि इसमें सरकार को आगे बढ़ के इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इंडिया के बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट का एक पैनल बना के एक रिसर्च करा के और गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट जानी चाहिए कि कितने एस्टिमेटेड सुसाइड बढ़ेंगे, कैसे इनको रोका जाए और उसको गवर्नमेंट को एक्शन में लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। ये वक्त ऐसा है जब सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि लोग आर्थिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अभी जॉब नहीं है तो आगे आने वाले दिनों में उनको जॉब की कम से कम उम्मीद बने। अभी अगर उनके ऊपर कोई आर्थिक दबाव है, लोन है, तो उसको देने की नौबत नहीं आए। जाहिर सी बात है, इसके लिए सरकार को ही कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं। डॉक्टर जैनब और डॉक्टर रुपिंदर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। अभी हम बात कर रहे थे लंदन के दो मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर अशोक जैनब और डॉक्टर रुपिंदर केलर से। इन्होंने बहुत सारी जो मानसिक बीमारियां हैं उसको लेकर जो आज स्थितियां देश में बन रही है उस पर बहुत बारीकी से बात की। आत्महत्या एक कारण है, उसके अलावा डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ने की स्थितियां आ रही हैं और तरह तरह की समस्याएं लोगों की जिंदगी में आ रही है। फोबिया के शिकार हो रहे हैं और हम आमतौर पर इन बीमारियों को बीमारी समझते ही नहीं, जो बीमार है वो नहीं समझता और उसके घर परिवार के लोग भी नहीं समझते हैं और उनको डॉक्टरों के पास ले नहीं जाते हैं। पर हमारे दोनों जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनका कहना है कि इमीडिएटली उनको मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए या किसी भी डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाकर पहले शुरुआती जांच करानी चाहिए और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसका इलाज किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का प्रोग्राम हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर और जो बाकी मीडिया है जैसे ट्विटर है उस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।